अमेरिका के बजट में 2 ट्रिलियन बचा सकता हूं, क्या फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं एलन मस्क? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फुस हो गया है चीन का 1 ट्रिलियन का धूम धड़ाका और मंदी की चपेट में आ गया है। चीन के दिन लद गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क अमेरिका के नए वित्त मंत्री बन सकते हैं। अमेरिका के बाजार में इस तरह के अटकलों का बाजार गर्म है। राष्ट्रपति चुनाव में मस्क रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ट्रंप के जीतने की संभावनाएं हाल में काफी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो फरवरी 2025 में मस्क को कैबिनेट के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। मस्क ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वह अमेरिका के बजट में कम से कम 2 ट्रिलियन की बचत कर सकते हैं। मस्क ने रविवार को ट्रंप के समर्थन में न्यूयॉर्क में आयोजित एक रैली में कहा, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं अमेरिका के बजट में कम से कम 2 ट्रिलियन बचा सकता हूं। अमेरिका का कर्ज $35 ट्रिलियन पहुंच चुका है और सरकार को सालाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। मस्क ने कहा कि फेडरल टैक्स रेवेन्यू का 23% ब्याज चुकाने में जा रहा है। मस्क ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज को फाइनेंशियल इमरजेंसी बताते हुए इस संकट से तत्काल निपटने की जरूरत बताई है। मस्क जिस तरीके से लोगों के सामने अपने भविष्य की रणनीति रख रहे हैं, उससे इन अटकलों को बल मिला है कि वह देश के अगले वित्त मंत्री बन सकते हैं। रैली में ट्रंप ने कहा कि सरकारी खर्च में कटौती वाले विभाग की जिम्मेदारी मस्क को देंगे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि मस्क को इस तरह की जिम्मेदारी देने से हितों का टकराव होगा। मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स समेत कई कंपनियां चलाते हैं। उनकी कंपनियों के पास सरकार के कई ठेके हैं। सरकार की नीतियों से मस्क की कंपनियों, खासकर टेस्ला और स्पेसएक्स को काफी फायदा हुआ है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस साल अमेरिकी सरकार का खर्च करीब $6.75 ट्रिलियन रहेगा। मस्क इसमें से करीब 1/3 बचाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने प्रचार के दौरान देश के कर्ज को कम करने की बात कही है, लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी खास योजना का जिक्र नहीं किया है। मस्क ने इन चुनावों में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों पर कम से कम $132 मिलियन खर्च किए हैं। वह 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोगों के सूची में टॉप में शामिल है। मस्क $272 अरब के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए हाल में 1 ट्रिलियन के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद उसके शेयर बाजारों में काफी तेजी देखने को मिली। कुछ विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से अपना पैसा निकालकर चीन के बाजार में डाल रहे हैं, लेकिन कुछ निवेशकों ने चीन के इस पैकेज की सफलता पर संदेह जताया था और उसकी आशंका सही होने जा रही है। अब तक इस पैकेज का जमीन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। देश में तीसरी तिमाही में कंज्यूमर प्राइस में गिरावट आई है। लगातार छठी तिमाही में ऐसा हुआ है। यह साल 1999 के बाद इस गिरावट का सबसे लंबा दौर है। माना जा रहा है कि चीन की इकोनॉमी पहले ही मंदी में फंस चुकी है और इससे बाहर निकलने के लिए उसे लंबा समय लग सकता है। चीन में डिफ्लेक्शन की स्थिति बनी हुई है। 2008 में देश में लगातार 5 तिमाहियों तक डिफ्लेक्शन की स्थिति रही थी, लेकिन इस बार वह उससे भी आगे निकल गया है। पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, लेकिन चीन में उल्टी गंगा बह रही है। दिक्कत यह है, डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से भी बदतर माना जाता है। इसमें चीजों की कीमत में गिरावट आती है। यह इकोनॉमी में धन की आपूर्ति और क्रेडिट में गिरावट से जुड़ी होती है। डिफ्लेशन को इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना गया है। अगर आपको पता है कि कल चीजों की कीमत गिरनी है तो आज आप खरीदारी क्यों करेंगे? इस प्रकार से इकोनॉमी फ्रीज हो जाती है। जापान के साथ 1990 के दशक में यही हुआ था। आज भी जापान उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया है। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। बेरोजगारी कई दशक के चरम पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है और रियल एस्टेट सेक्टर संघर्ष कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड कमजोर है। चीन के ग्राहक इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि देश मंदी में है। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पिछले कुछ साल से ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हैं। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ा दी है और अगले चरणों में लागू होगी। चीन में मंदी आने से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसकी वजह यह है कि पिछले करीब 3 दशक से चीन ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। यही वजह है कि चीन में मंदी की आशंका ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी भी है। हालांकि चीन के लिए तो ये होना ही था, पर सवाल है कि भारत का क्या सीन है। चीन की धीमी अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां मुंह मोड़ रही हैं। वहीं ये भारत में अब अपना भविष्य देख रही हैं। यही कारण है कि इटली की एक कंपनी ने
चीन को छोड़कर भारत का रुख किया है। लग्जरी प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी ने टाटा के साथ मिलकर भारत में अपना पहला डिजिटल बुटीक लॉन्च करने की घोषणा की है। दरअसल पिछले कुछ समय से लग्जरी चीजों को लेकर भारत का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। कई नामी गिरामी ब्रांड अपना बेहतर भविष्य अब भारत में देख रहे हैं। देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी इस कंपनी के लिए भारत में नए रास्ते खोल रही है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इटली के लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने भारत को चुना है। बुल्गारी के चीफ एग्जीक्यूटिव जीन क्रिस्टोफ बेबिन ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी भारत है। बुल्गारी ने टाटा क्लिक लग्जरी के साथ पार्टनरशिप में भारत में अपना पहला डिजिटल बुटीक लॉन्च करने की घोषणा की। बेबिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि लग्जरी प्रोडक्ट के लिए भारत तेजी से उभर रहा है। भारत का आकार और क्षमता वेस्टर्न लग्जरी चीजों के लिए परफेक्ट है। बेबिन ने कहा कि पिछले दशक में लग्जरी मार्केट में काफी वृद्धि हुई है। इसमें चीन का भी अहम योगदान रहा है, लेकिन अब चीन में वो बात नहीं रही। वहाँ मार्केट लगभग खत्म हो चुका है। यह मंदी से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अब इससे बाहर निकल जाएंगे। बेबिन ने इंटरव्यू में भारत को इकोनॉमी का बूस्टर बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को इंजन बूस्टर की जरूरत है ताकि ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ दोहरे अंक में हो। उन्होंने कहा कि भारत उनके लिए बूस्टर है। बेबिन ने कहा कि उनके लिए भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। उन्होंने कहा यहाँ के लोगों की आय बढ़ रही है। ऐसे में भारत में लग्जरी ई कॉमर्स की संभावना चीन की तुलना में कहीं अधिक आशाजनक हो सकती है। बुल्गारी डिजिटल बुटीक टाटा क्लिक लग्जरी प्लेटफॉर्म पर कई लग्जरी प्रोडक्ट बेचेगी। इसमें V01 कड़ा ब्रेसलेट, बुल्गारी मंगलसूत्र, स्पर्टी वाइपर ब्रेसलेट, V0 रिंग्स, ऑक्टोरोमा घड़ियां आदि शामिल है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है कि चीजें बदल रही हैं, ऐसे में चीन में अब वो बात नहीं दिख रही है और ये चीज चाइना भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। यही वजह है कि चाइना अब झुक भी गया है। इसके पीछे कारण यही है। आपको बता दूं, भारत और चाइना के बीच में जो गतिरोध रहा है, अप्रैल अगस्त के दौरान चीन से आयात में 11% बढ़ोतरी हुई है। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर, टेलीकॉम पार्ट और उसके कंपोनेंट्स की अहम भूमिका है। इस दौरान दवाओं में यूज होने वाले रसायनों की इंपोर्ट में कमी देखी गई है। अप्रैल अगस्त के दौरान भारत का चीन से आयात लगभग 11% बढ़कर 46.6 अरब डॉलर हो गया है। पिछले साल समान अवधि में ये 42 अरब डॉलर था। चीन से आयात में 1.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कंप्यूटर और मशीनरी के आयात में बढ़ोतरी के कारण हुई है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम गियर्स के कारण चीन से आयात 3.2 अरब डॉलर बढ़ गया। थिंक टैंक GTRI के चीन से आयात होने वाले सामान में 10 तरह का आइटम्स की हिस्सेदारी 83.8% है और अप्रैल अगस्त 2024 के दौरान इसमें औसतन 14.7 की वृद्धि देखी गई। चीन से होने वाले आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कार्बनिक रसायन की 2/3 हिस्सेदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। व्यापार घाटा तो बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल फोन कंपोनेंट और मोबाइल फोन के मामले में भारत बढ़ता चला गया है। इसी बीच एंटीबायोटिक्स के मामले में एक खबर है कि इनका आयात 70 करोड़ डॉलर पर फ्लैट रहा है, जबकि लिथियम आयन सेल का आयात 20% घटकर 83 करोड़ डॉलर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयां दो ऐसे प्रोडक्ट सेगमेंट हैं जहां सरकार चीन से आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना का समय चला गया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।